नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेर क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में से ज़रा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो एक बात और विद्यार्थियों जो मैं आपको बताता हूँ वो ये कि ये क्वेश्चंस जो मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ वीडियो के माध्यम से, इनको आप अलग रजिस्टर में नोट करें ताकि आपको एग्जाम के समय रिवीजन में आसानी रहे। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपके दो पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट आपके दे रखा है वो है कि गृह मंत्रालय ने आईटीबीपी को विभिन्न क्षेत्रों में 47 अतिरिक्त सीमा चौकियां स्थापित करने की जो मंजूरी दी है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके फ्यूचर ग्रुप के द्वारा अपनी जो है खुदरा कारोबार को रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचने पर जो रोक लगा दी गई है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस को भारत चीन सीमा पर निगरानी के लिए कितनी अतिरिक्त सीमा चौकियां स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है 47। यानी कि जो है यहाँ पर 47 और जो है सीमा चौकियां स्थापित की जाएगी भारत चीन सीमा पर। विद्यार्थियों, आपको मालूम है जैसा कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो चीन के साथ जो सीमा लगती है जिसको हम बोलते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा, तो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जैसा कि आपको पता है कि तनाव चल रहा है इसमें, और विशेष रूप से लद्दाख में जहाँ पर दोनों देशों की सीमाएं आमने सामने है। तो यहाँ पर इस तनाव के बीच गृह मंत्रालय ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस को विभिन्न क्षेत्रों में 47 अतिरिक्त सीमा चौकियां स्थापित करने की मंजूरी दी है। और यहाँ पर एक बात और कि गृह मंत्रालय के तहत 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आते हैं और उन जो है में से ही एक है आईटीबीपी। और विद्यार्थियों, वैसे आप आईटीबीपी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि ये आईटीबीपी यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है चीन की सीमा पर यानी कि चीन के साथ जो सीमा लगती है 3488 किलोमीटर की, तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी की है। यानी कि जो है चीन के साथ लगती हुई जो सीमा है उस पर जो है चौकसी का कार्य करती है भारत तिब्बत सीमा पुलिस, और इसका गठन इसी के लिए किया गया था। विद्यार्थियों, आपको एक और बात मालूम होनी चाहिए कि ये जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस है तो ये जो है मुख्य रूप से 3000 से 18800 फीट की ऊंचाई पर स्थित सीमा चौकियों से हिमालय में चौकसी की जिम्मेदारी संभाले हुए है। यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस की जो सीमा चौकियां हैं वो जो है 3000 से 18800 फीट की ऊंचाई तक है, और वहां पर रहकर ये सीमा की जो सुरक्षा का कार्य करते हैं। और विद्यार्थी वैसे तो जो है इसका मुख्य कार्य तो यहाँ सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, परंतु आपको मालूम होना चाहिए कि आईटीबीपी को नक्सल विरोधी अभियानों में भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा अन्य जो आंतरिक सुरक्षा जिम्मेदारियां भी इसको दी जाती है। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा इनके बारे में जो मैंने अभी बताया कि इनकी जो सीमा चौकियां होती हैं स्थापित, तो ऊंचाई है यानी जितनी ऊंचाई पर स्थापित है तो 3000 से लेकर 18800 फीट की ऊंचाई पर इनकी जो सीमा चौकियां स्थापित होती हैं। और एक जो क्वेश्चन आपने जो पढ़ ही रहे हो इसमें कि 47 और सीमा चौकियां स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। सिंगापुर की मध्यस्थ अदालत ने फ्यूचर ग्रुप को अपना खुदरा कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बेचने से अंतरिम रूप से रोक दिया है। फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ कितने करोड़ रुपए का सौदा कर रखा है? तो राइट आंसर है 24,713 करोड़ रुपए का। विद्यार्थी यहाँ पर थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, ये फ्यूचर शब्द है, हदफ है फ्यूचर, फ्यूचर ग्रुप। विद्यार्थियों यहाँ पर ये क्वेश्चन क्योंकि आपके इकोनॉमिक्स से संबंधित है तो इसमें थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि मामला क्या है। यहाँ पर विद्यार्थियों, अमेजन जो कंपनी है तो अमेजन पिछले साल फ्यूचर ग्रुप की एक असूचीबद्ध कंपनी की 49% हिस्सेदारी खरीदने पर सहमत हुई थी। फ्यूचर ग्रुप की
से संबंधित, फ्यूचर ग्रुप से संबंधित या फ्यूचर ग्रुप की ही एक एसोसिएटेड कंपनी है, उसकी 49% हिस्सेदारी खरीदने पर सहमत हुई थी अमेजन। और उस समय जो है ये तय हुआ था, या यूं कि ये शर्त थी उसमें कि अमेजन को 3 से 10 साल की अवधि के बाद फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की हिस्सेदारी खरीदने का अधिकार होगा। अब क्योंकि इसी दौरान जो है, अब जो है क्योंकि ये फ्यूचर जो ग्रुप है ये जो है कर्ज में दबी हुई है ये कंपनी, तो फ्यूचर ग्रुप ने इसी वजह से जो है वो अपना खुदरा स्टोर, थोक और लॉजिस्टिक कारोबार को जो है हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचने का जो है सौदा कर लिया। तो इसीलिए अमेजन कंपनी ने इसके विरुद्ध, यानी कि ये जो सौदा किया है, तो इसके विरुद्ध यानी फ्यूचर ग्रुप के विरुद्ध जो है वो मध्यस्थ अदालत में शिकायत कर दी। कि शिकायत इस रूप में, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि फ्यूचर ग्रुप की एक एसोसिएटेड कंपनी की 49% हिस्सेदारी खरीदने पर सहमत हुई थी अमेजन, और उसमें शर्त ये थी कि जो है बाद में अमेजन जो है 3 से 10 साल की अवधि के बाद फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की हिस्सेदारी खरीदने के लिए वो अधिकृत होगी, यानी कि उसको अधिकार होगा। परंतु अब क्योंकि ये फ्यूचर ग्रुप ने जो है अपनी जो है ये खुदरा स्टोर, थोक और लॉजिस्टिक कारोबार को जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचने के सौदा कर लिया है, तो इसीलिए अमेजन अब मध्यस्थ अदालत में गई है, और वहां पर मध्यस्थ अदालत ने जो है निर्णय दिया है कि जो है जो है इस ये जो सौदा है जो किया गया रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ फ्यूचर ग्रुप का, तो इस पर जो है उन्होंने रोक लगा दी कि फ्यूचर ग्रुप जो है अपनी हिस्सेदारी को, या यूं कि जो है अपना जो खुदरा कारोबार है उसको जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज को तब तक नहीं बेच सकता जब तक कि हम यानी कि मध्यस्थ अदालत अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच जाती है, यानी कि इसका अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है, तब तक जो है फ्यूचर ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपने जो है कारोबार नहीं बेचेगा, ये निर्णय दिया है। तो विद्यार्थी यहाँ पर अंतरिम शब्द है, तो अभी हाल अंतरिम शब्द मतलब हाल फिलहाल के तौर पर तो उन्होंने रोक दिया है इस सौदे को कि वो बेच नहीं सकते, और इसमें कहा है कि जब तक जो अंतिम निर्णय पर मध्यस्थ अदालत नहीं पहुंच जाती है तब तक जो है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज को फ्यूचर अपना कारोबार नहीं बेचेगा। और तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि फ्यूचर ग्रुप को फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ जो सौदा किया बेचने का, तो वो 24,713 करोड़ रुपए का है। तो इसमें ये 3 जो है पार्टियां बन गई है, या यूं कि जो 3 जो है के बीच ये मामला बन गया है। तो एक तो अमेजन बनाम फ्यूचर ग्रुप, और फ्यूचर ग्रुप जो है बनाम ये आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज का हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि मामला थोड़ा उलझ गया है इनके बीच, अमेजन बनाम फ्यूचर बनाम रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो ये 3 का मामला बन गया है। तो विद्यार्थियों इसमें जो भी जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराई है इसको ध्यान रखिएगा। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध गुजराती संगीतकार, गायक व पूर्व विधायक महेश कनोडिया का 25 अक्टूबर को निधन हो गया। वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो राइट आंसर है भाजपा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। विद्यार्थियों ये गुजराती संगीतकार, गायक और ये विधायक जिनकी बात करें, तो विद्यार्थियों गुजरात का एक विधानसभा क्षेत्र है पाटन। तो पाटन विधानसभा क्षेत्र से ये महेश कनोडिया 3 बार विधायक रहे हैं बीजेपी के प्रतिनिधि के तौर पर। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे नेपाल के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से 4 नवंबर को 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे, जहां नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी उन्हें नेपाली सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित करेगी। ये परंपरा कब शुरू की गई थी? तो ये परंपरा शुरू की गई 1950 से। तो राइट आंसर 1950। विद्यार्थियों यहाँ पर एक बात जो आपको ध्यान रखनी है इस परंपरा के बारे में, कि जहां अभी आपने ये पढ़ा कि नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी एम नरवणे को नेपाली सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित करेगी, तो वहीं हम दूसरी तरफ देखें कि भारत के राष्ट्रपति भी
नेपाल के सेना प्रमुख को जो है भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि या मानद रैंक से सम्मानित करते हैं। तो ये एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जो है सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित करने की जो परंपरा है ये 1950 से चल रही है। और इस तरह से क्योंकि दोनों देशों के बीच जो है हम देखें तो संबंध काफी मजबूत रहे हैं, परंतु अभी हाल ही में जैसा आप जानते हो चीन के जो है इशारे पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जो टकराव की नीति अपनाई थी, तो अब उसमें भी बदलाव आ रहा है। क्योंकि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत की गुप्तचर एजेंसी यानी रॉ के चीफ जो कि नेपाल गए थे और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से उन्होंने एकांत में लगभग 1 घंटे तक वार्ता की थी। तो उसी का जो परिणाम हम देखते हैं कि केपी शर्मा ओली ने दशहरे की बधाई कार्ड के तौर पर जो नेपाल का नक्शा दिखाया है, तो वो नक्शा पुराना है उसमें, यानी कि जैसा कि आपको पता है कि केपी शर्मा ओली ने जो है भारत के 3 से क्षेत्रों को, भारत के लिपुधरा, लिपुलेख और काला पानी, लिपुधरा, लिपुलेख और एक काला पानी, इन 3 क्षेत्रों को जो नेपाल के नक्शे में जो शामिल किया था, ये कहते हुए कि ये हमारे हैं। और वो नया नक्शा संसद से उन्होंने उस नए नक्शे की मान्यता संसद से पारित भी करवा ली और वो नया नक्शा जो है नेपाल ने जारी भी कर दिया था। परंतु अभी जो है जो केपी शर्मा ओली ने दशहरे की बधाई कार्ड के तौर पर जो नक्शा दिखाया है नेपाल का, तो वो पुराना नक्शा दिखाया है, यानी कि भारत के जो 3 क्षेत्र जो शामिल किए गए नए नक्शे में वो उसमें शामिल नहीं है। तीन जो क्षेत्र हैं वो उस नक्शे में शामिल नहीं है, यानी कि पुराना जो नक्शा है नेपाल का वो ही दिखाया है उन्होंने। और वहाँ की जो स्कूल के पाठ्यक्रम में जो नया नक्शा शामिल किया गया था, तो उन बुक्स को वापस लिया जा रहा है और उनमें जो है वो पुराने नक्शे को ही शामिल किया जाएगा। हालांकि जो है वहाँ पर अब जो है केपी शर्मा ओली पर थोड़ा जो है राजनीतिक विवाद हो गया है वहाँ पर कि क्यों उन्होंने पहले जो है नक्शा जिस तरह से नया बनाया और फिर पुराना जो है नक्शा क्यों दिखा रहे हैं, तो थोड़ा इसमें। परंतु जहाँ हम जो है देखें रॉ चीफ की यात्रा का जो है, यानी भारत की गुप्तचर एजेंसी रॉ के जो चीफ की यात्रा रही, तो ये उसी का प्रभाव है कि उनका जो है मानस उसमें भारत के साथ टकराव का बदला है और वो पुराने नक्शे की को ही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब MM नरवणे की जो यात्रा से भी दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो है एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है कि नेपाल की जो वर्तमान में राष्ट्रपति है उनका नाम आपको याद रखना है विद्या देवी भंडारी, और प्रधानमंत्री का नाम आपको याद है। और ये जो परंपरा की बात जो मैंने बताई है दोनों देशों के बीच जो है मानद उपाधि वाली, तो वो भी आपको याद रखनी है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, नेफी रियो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो राइट आंसर है नागालैंड। विद्यार्थियों आपके एग्जाम में राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम पूछ लिए जाते हैं, राज्यपालों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, परंतु ज्यादातर उनके नाम पूछे जाते हैं जो किसी कारण से विवादों में होते हैं या किसी वजह से चर्चा में आते हैं, तो उनके नाम पूछते हैं। तो यहाँ नेफी रियो की अगर बात करें तो इन्होंने जो है कहा है कि जो नागा समस्या है, क्योंकि आपको पता है नागालैंड में जो है कई अलगाववादी संगठन है, आतंकवादी संगठन बने हुए हैं, तो इन्होंने कहा है कि नागा समस्या का राजनीतिक समाधान जल्दी जो है ढूंढ लिया जाएगा, क्योंकि भारत सरकार इस नागा समस्या के समाधान के लिए प्रति गंभीर है और जल्दी ही जो है नागा समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है। तो विद्यार्थियों आप अगला क्वेश्चन देखिए, नक्सल प्रभावित जिला दंतेवाड़ा किस राज्य में है जहां 32 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है? तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़। विद्यार्थियों नक्सली जिनको हम माओवादी भी बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़, क्योंकि आपको पता है नक्सल प्रभावित सबसे ज्यादा जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो उसमें 2 जिले मुख्य रूप से आते हैं, एक तो दंतेवाड़ा और एक बस्तर जिला, ये 2 जो है आते हैं ज्यादा इसमें। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आप अगला क्वेश्चन देखिए, वावेल राम कलावन 25 अक्टूबर को किस देश के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए हैं? तो राइट आंसर है सेशल्स। विद्यार्थियों आपको मालूम होगा सेशल्स हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश के रूप में है।
जहाँ की आबादी जो है करीब 1 लाख के करीब है, जहाँ की आबादी 1 लाख के करीब है। और यहाँ पर राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए तो उसमें विपक्ष नेता वावेल राम कलावन जो है इनको जो 54% वोट मिले, और जबकि निवर्तमान जो राष्ट्रपति डेनी फॉरे इनको 43% वोट मिले हैं। यानी कि ये वावेल राम कलावन जो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित घोषित हुए हैं। और विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए वावेल राम कलावन पहले पादरी रहे हैं। चर्च में जो पद होता है पादरी, धर्मगुरु के रूप में, तो पादरी रहे हैं। और जो है इस तरह से अब धर्म से ये राजनीति में आ गए हैं और अब राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय महिला शतरंज टीम ने किस देश को 6-2 से हराकर एशियाई नेशंस ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो राइट आंसर है इंडोनेशिया। विद्यार्थियों, मैंने इसको डार्क नहीं किया है, परंतु आपको याद रखना है इंडोनेशिया, यानी इंडोनेशिया को हराकर भारतीय महिला शतरंज टीम ने ये चैंपियनशिप जीती है। और इसलिए आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें किस देश की पुरुष शतरंज टीम ने भारत की शतरंज टीम को हराकर एशियाई नेशंस ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की शतरंज टीम ने भारतीय पुरुष जो है शतरंज टीम को हराकर ये चैंपियनशिप जीती है। तो यहाँ पर गोल्ड मेडल तो खैर इनको मिला है, यानी कि चैंपियनशिप इन्होंने जीती है, और भारतीय टीम को रजत पदक मिला है। तो अब आपको ध्यान रखना है, भारत की महिला शतरंज टीम ने गोल्ड मेडल यानी कि चैंपियनशिप जीती है, और यहाँ पुरुषों की बात करें यानी भारतीय पुरुष टीम की बात करें तो उन्होंने रजत पदक जीता है। तो दोनों क्वेश्चंस को ही आपको ध्यान रखना है। परंतु विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए एग्जाम में कई बार खिलाड़ी का नाम देकर जो है पूछ लेते हैं कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर ये जो टीम रही है पुरुष जो है शतरंज टीम और महिला शतरंज टीम, तो इन दोनों की जो टीमों की खिलाड़ियों के नाम मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर महिला शतरंज जो टीम है उसमें शामिल रही है जो खिलाड़ी, उनमें नाम है पीवी नंदिता। दूसरी जो खिलाड़ी है उनका नाम है पूनम राउत, और फिर आर वैशाली, मेरी एन गॉम्स और भक्ति कुलकर्णी, पद्मनी राउत। तो ये इस शतरंज महिला टीम की सदस्य, तो इनके नाम आपको याद रखना है। मैं रिपीट कर देता हूँ, पीवी नंदिता, पूनम राउत, आर वैशाली, मेरी एन गॉम्स, भक्ति कुलकर्णी, पद्मनी राउत। और तो ये महिला टीम, और विद्यार्थी इस टीम की जो कप्तान है वो है मेरी एन गॉम्स। और पुरुष टीम की बात करें तो पुरुष टीम में जो खिलाड़ी शामिल हैं तो उनका नाम मैं बता देता हूँ, बी अधिबान। दूसरे खिलाड़ी का नाम SP सेतुरमन, शशिकरण, निहाल सरीन, सूर्य शेखर गांगुली। तो ये इस टीम में शामिल रहे हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। हनुमा विहारी किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है क्रिकेट। तो विद्यार्थियों, ये उभरते हुए खिलाड़ी के रूप में और टेस्ट जो है टीम में इनको जो है शामिल किया गया है। आप अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान सरकार ने राज्य के कितने खेल पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न आधार पर राजकीय सेवा में नियुक्ति दिए जाने का निर्णय किया है? तो राइट आंसर है 27, यानी कि 27 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न आधार पर राजकीय सेवा में नियुक्ति दी जाएगी। ये निर्णय राजस्थान सरकार ने किया है। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।